नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर बार की तरह हम आपके सामने फिर एक विषय के साथ उपस्थित हैं। किसान भाइयों, पशुधन हमारा बहुत महंगा और हमारा बहुत अभिन्न अंग है। कृषि के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन नित नए रोग भी हमारे पशुओं को आक्रामित कर रहे हैं, उनसे वो पशु संक्रमित हो रहे हैं। क्या है, एक नया रोग अभी आया है और उसे कहते हैं लंपी स्किन रोग। शरीर में गठाने पड़ जाती हैं और हमारे जो पशु हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको नुकसान होता है। इसी लंपी स्किन रोग की विशेष चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शशि भूषण सुधाकर जी को। वरिष्ठ वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, ये लंपी स्किन रोग ये क्या है? अभी बिल्कुल नया नया हम देख रहे हैं, बहुत कम समय में इसने बहुत ज़्यादा प्रसार कर लिया है, हमारे पशु संक्रमित हो रहे हैं। कृपया इसके बारे में बताएं। जी, गो पशु में विभिन्न संक्रामक रोगों में लंपी स्किन रोग एक विषाणु जनित रोग है जो कि काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचाता है गोपालकों को। यह रोग से पशुओं के शरीर में गांठें पड़ जाती है, अत्यधिक ज्वर आ जाता है, नाक और कान से स्राव होने लगता है और पशुओं का दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। उनमें बांझपन भी आ जाता है, स्टेरिलिटी की भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। यह बीमारी भारत में अभी काफ़ी तेजी से फैल रही है, जिसके रोकथाम के लिए सरकार पूर्णतः उपाय कर रही है। सर, आपने बताया कि भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है, हमारे पशु इससे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हमने मुंह पका रोग सुना था, खुरपका सुना था, नेला सुना था। ये नया लंपिन स्किन रोग क्या है और ये भारत में कब से शुरू हुआ सर? भारत में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2019 में देखी गई थी, जब भारत के उड़ीसा राज्य में एक अनजानी बीमारी गोपशुओं को परेशान कर रही थी और काफ़ी गोपशुओं में इस तरह के चर्म रोगों का विकास हो रहा था। तब उस समय हमारे भारत सरकार ने हमारे संस्थान को ये जिम्मेदारी दी कि इस बीमारी के प्रकोप की जांच करें और पता लगाएं कि ये कैसी बीमारी हमारे पशुओं में फैल रही है। तो सन 2019 में हमारे संस्थान राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की एक टीम उड़ीसा गई, वहाँ से पशुओं के नमूने एकत्र किए और उसकी जांच की तो यह पाया गया कि यह बीमारी अभी तक भारत में नहीं थी। यह बीमारी पहली बार भारत में इसकी पुष्टि हमारे संस्थान के द्वारा की गई। इसी पुष्टि के आधार पर भारत सरकार ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को यह जानकारी दी कि भारत में लंपी स्किन रोग उपस्थित है, विद्यमान है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि भारत में आपने इसका सर्वे किया है, आपने काम किया है। प्रथम प्रतिवेदन आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा भारत सरकार को दिया गया है। और अभी भारत में वर्तमान की स्थिति क्या है इस रोग की? 2019 में सर्वप्रथम यह प्रथम राज्य था उड़ीसा, उसके बाद धीरे धीरे यह हर महीने एक नए राज्यों में फैलती गई और अभी ये स्थिति है कि भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, इसमें बहुत तेज़ी से यह फैल रही है और काफ़ी पशुओं की मृत्यु भी हो रही है। और अभी के समय में भारत के लगभग सभी प्रांतों में यह लंपी स्किन रोग अपना प्रसार कर चुका है और गोपशुओं को परेशान कर रहा है। आपने बोला कि इसका प्रसार हो चुका है और हमारे गोपालक इससे परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम किया है, इसके लक्षण बताइए कि किस तरह हमारे पशुओं को ये प्रभावित करता है। जी, पशुओं में यह चूंकि एक विषाणु जनित रोग है, तो शरीर में विषाणु प्रवेश के बाद लगभग 4 सप्ताह में यह लक्षण दिखाना शुरू करता है और पशुओं के शारीरिक क्षमता और प्रतिरक्षा शक्ति के आधार पर हमारे किसान भाई देख सकते हैं, देखिए सर, कि किस तरह गठाने पड़ जाती हैं शरीर में। और ये आपने जब लेकर आए हैं, हमें बताया, तो हमें भी बहुत चिंता हुई और हमने सोचा इस पर ज़रूर बात होना चाहिए। और ये रोग किस तरह फैलता है हमारे? यह रोग का प्रसार मुख्यतः मक्खी, मच्छर और किलनियों के द्वारा होता है, इसीलिए इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है। देख सकते हैं हमारे किसान भाई इसकी स्क्रीन पे। जी, और इसमें एक रोगी पशु को दूसरे स्वस्थ पशुओं के संपर्क में आने से भी यह रोग फैलता है। अगर लंबी दूरी तक रोगी पशु द्वारा आवाजाही किया जाता है तो ये पशु, प्रभावित पशु, स्वस्थ पशु को ये रोग फैला सकते हैं। यह रोग दूध के द्वारा व वीर्य के द्वारा भी फैल सकता है और मुख्यतः यह संपर्क के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में मच्छर, किलनी, मक्खियों द्वारा ही फैलता है। जी, आपने बताया मक्खी और मच्छरों के द्वारा भी ये रोग फैलता है। तो किस तरह के पशुओं को ये रोग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? यह रोग मुख्यतः गो पशु यानी कि हमारे गायों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भैंस वंश में भी यह रोग प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रतिवेदन किया गया है। यह गो पशु के
सभी आयु और लिंगों के पशुओं को प्रभावित करता है। सभी प्रजातियों में विशेषकर विदेशी नस्ल के पशुओं को अधिक प्रभावित करता है। और इस रोग में रोग दर 5% से 50% तक हो सकती है और मृत्यु दर सामान्यतः 10% तक पाई गई है। लेकिन अभी हमने देखा है कि हमारे राजस्थान और गुजरात में मृत्यु दर अधिक प्रतिवेदित की गई है। तो अगर हम रोग के फैलाव की बात करें तो किस तरह होता है इसका फैलाव? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये रोग फैलता है प्रभावित पशुओं से स्वस्थ पशुओं तक मक्खी, मच्छर और किलनियों के द्वारा। और रोगी पशु अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ रोग को ले जाते हैं और वहाँ के स्वस्थ पशुओं को भी यह प्रभावित कर सकते हैं। रोगी पशु के दूध पीने से उनके बच्चे को भी हो सकता है। वीर्य के माध्यम से जब गैर प्राकृतिक इंसेमिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो उसमें भी यह अगर वीर्य प्रभावित है, वीर्य में विषाणु उपलब्ध है, तो वो मादा पशु को हो सकता है। और प्रभावित मादा पशु से जो बच्चे पैदा होते हैं, बछड़े या कटरे, उनमें भी यह रोग आ सकता है। आपने रोग की बात बताई है कि ये रोग हो जाता है, तो किस तरह की परेशानी हमारे पशुओं को होती है? जी, जब यह रोग से पशु प्रभावित होते हैं तो शुरुआत में उन्हें अत्यधिक ज्वर आता है। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है। धीरे धीरे उनके नाक से, आंख से और मुंह से स्राव होने लगता है। और कभी कभी उनके गले का जो ब्रिस्केट होता है वो भी फूल जाता है, मोटा हो जाता है। और उनके पैरों की एक पैर या चारों पैरों की लसिका ग्रंथि फूल जाती है और यह उनको लंगड़ापन भी आ जाता है। जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह गाय का जो गला है वो एकदम उसकी जो स्किन है वो लटक जाती है, बिल्कुल फूल जाती है। हमने रोग की बात करी, फैलाव की बात करी है। अगर हम उपचार की बात करें तो किस तरह का उपचार हमारे किसान भाई इसमें कर सकते हैं? जी, चूंकि लंपी स्किन डिजीज एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता है। लक्षणों के आधार पर इसकी चिकित्सा की जाती है। क्योंकि विषाणु जनित रोग होने के कारण और चमड़ा खुल जाने के कारण इसमें क्या होता है, पपड़ियाँ पड़ जाती है और द्वितीयक जीवाणु संक्रमण हो जाता है। तो द्वितीयक जीवाणु संक्रमण से बचाने के लिए पशुओं में प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जाता है। उनका पैर फूल जाता है, नाक से आंख से स्राव होता है, उसके लिए उनके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाता है। साथ में उनका भोजन दाना पानी कम हो जाता है, वो सुस्त और उदास हो जाते हैं, उसके लिए उनकी अकॉर्डिंगली चिकित्सा की जाती है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह हमारे जो पशु हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है और उनकी जो चमड़ी है वो पूरी तरह गठानदार हो जाती है। तो इसमें बहुत उन्हें तकलीफ भी होती है। अगर हम बात करें रोग के बचाव और नियंत्रण की, तो किस तरह इसमें आप लोग काम करते हैं? जी, रोग होने की स्थिति में तो सर्वप्रथम जो प्रभावित पशु हैं उनको स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर देना चाहिए और प्रभावित पशुओं का निश्चित उपचार करना चाहिए। क्योंकि उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, इसलिए वो खा नहीं पाते हैं, तो सुपाच्य आहार देना चाहिए। सभी चिकित्सकीय सुविधा उनको अवेलेबल कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो स्वस्थ पशु हैं उनमें यह रोग ना फैले, इसके लिए हमें स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। लंपी स्किन डिजीज रोग से बचाव के लिए हमारे देश में टीका उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर उन्हें बचाया जा सकता है। और यह भारत सरकार द्वारा यह सलाह दी जाती है कि जिस स्थान पर यह रोग फैल रहा है उस स्थान के चारों तरफ जितने स्वस्थ पशु हैं उनको टीकाकरण किया जाए 5 किलोमीटर एरिया में, जिसे हम रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। जिससे कि एक जगह अगर रोग फैला तो इसके चारों ओर जितने स्वस्थ पशु हैं वो बचे रह जाएं और विषाणु इससे आगे ना बढ़ पाए और पास के गांव में या पास के क्षेत्र में या ना फैल पाए, इसलिए इसको रिंग वैक्सीनेशन टीकाकरण कहा जाता है। अगर समय पर टीकाकरण कराएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरा यह है कि जब प्रभावित क्षेत्र में से किसी पशु को अपने स्वस्थ क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए। इसके लिए अगर नए खरीदे पशु हैं तो उनको 15 दिन के लिए अलग संरोधन में रखना चाहिए, जिसे क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं। कोरोना के समय में यह आप लोगों ने सुना होगा, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। ये नया टर्म नहीं है, बहुत पुराना टर्म है किसी भी बीमारी से बचाव के लिए। आइसोलेशन का मतलब है प्रभावित पशु को स्वस्थ पशु से अलग रख दें। क्वारंटाइन का मतलब है अगर सस्पेक्टेड पशु है उसको अलग रखें और 15 दिन 20 दिन में पता चले कि उसमें सच में बीमारी है कि नहीं। अगर बीमारी होगी तो उसका इलाज करेंगे, नहीं होंगी तो उसको समान रूप से रखेंगे। और जो पशुशाला या पशु बाड़ा है उसका विसंक्रमण बहुत जरूरी है, क्योंकि विषाणु का स्राव नाक से, मुंह से और आंख से भी होता है। और जो स्किन की पपड़ी बनती है वो कुछ दिनों में अपने आप खुल के गिर जाती है, उसमें भी विषाणु रहते हैं, इसलिए वो बारे में फैल जाते हैं, इसलिए उसका विसंक्रमण जरूरी है। बिल्कुल। साथ में
जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र है, आपके गांव में ये सस्पेक्ट होने पे संदेह होने पर कि बीमारी हो रही है, निकटवर्ती पशु चिकित्सा केंद्र को डेफिनेटली खबर करें। यह एक सूचनीय रोग है, इसमें बहुत अधिक आर्थिक क्षति होती है और यह बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग को सूचनीय रोग की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इसलिए इसकी सूचना त्वरित रूप से प्रशासन को देनी चाहिए, जिससे कि प्रशासन तुरंत उसके रोकथाम के उपाय कर सके और रोगों को रोका जा सके। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में लंपी स्किन रोग की। हमारे साथ डॉक्टर शशि भूषण सुधाकर जी हैं। सर, हम बात कर रहे थे लंपी स्किन रोगों की, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें पशुओं का नुकसान होता है। टीके की आप जानकारी जो आप हमें दे रहे थे, तो किस अवस्था में और कैसे हमारे किसान भाई टीका लगवाएं? अभी भारत में लंपी स्किन रोग तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी सारे प्रांतों में फैल चुका है। तो ये भारत सरकार का रिकमेंडेशन है, सलाह है कि सभी स्वस्थ पशुओं को लंपी स्किन रोग के विरुद्ध जो टीका है वो टीका लगाया जाए। प्रभावित पशुओं को निश्चित रूप से चिकित्सकीय सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए, और आवाजाही जो प्रभावित क्षेत्र हैं उससे स्वस्थ क्षेत्र में पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। पशुओं को जो मेले में आप ले जाते हैं उसमें पता नहीं चलता है कौन से पशु प्रभावित हैं कौन से नहीं है, तो वो रोग प्रसार का एक माध्यम बन जाते हैं। इसलिए टीका निर्माता के अनुसार वो लगाना चाहिए और सभी पशुओं को लगाना चाहिए। आपने टीके की बात करी है, तो कितने समय पे लगवाना चाहिए और कितने इसकी डोज होती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। एक्चुअली कोई भी टीका जो निर्माता निर्देश उस पे रहता है, निर्माता के मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार, और यह टीका साल में एक बार लगाना पड़ेगा। और चूंकि लंपी स्किन डिजीज और बकरी चेचक और भेड़ चेचक ये सारे एक ही परिवार के विषाणु होते हैं, और एक विषाणु का टीका दूसरे विषाणु के रोग को परस्पर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसलिए भारत में अभी लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए बकरी चेचक टीका जो हमारा देसी टीका है उसको लगाने की संस्तुति की गई है, और निर्माता अनुसार वो 3 गुना डोज, चूंकि बकरी का टीका है वो बकरी में 1 गुना डोज और गायों में 3 गुना डोज लगाई जाती है। बिल्कुल। कितने क्या हर साल लगवाना जरूरी है इसको? या अभी तो भारत में लंपी स्किन डिजीज की शुरुआत 3 साल हुई है, अभी भी सारे गायों को टीका लग नहीं पाया है। इसलिए अभी जब तक बीमारी खत्म ना हो तब तक सालाना लगाने की सलाह दी जाती है। सालाना लगाने की सलाह दी जाती है, इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई। एक बात और जानना चाहेंगे किसान भाई, इस बात को समझना चाहेंगे, पशुओं में लंपी स्किन की बात हो रही है, तो क्या केवल ये गाय भैंस में है कि बकरियों में भी है और भी पशुओं में है क्या ये? जी, ये लंपी स्किन डिजीज इसका जो विषाणु है, और बकरी चेचक इसका विषाणु, और भेड़ चेचक, ये 3 विषाणु एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। चेचक विषाणु परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन ये तीनों विषाणु पोषद विशिष्ट होते हैं। लंपी स्किन डिजीज रोग के विषाणु गायों को ही प्रभावित करता है, बकरी और भेड़ को नहीं करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये कभी कभी भैंसों को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि लंपी स्किन रोग गाय और भैंस वर्ग के हमारे पशुओं को प्रभावित करता है। अभी फिलहाल
फिलहाल बकरी और भेड़ वगैरह में अभी नहीं पाया ये गया है, बीमारी बकरी और भेड़ में नहीं होती। नहीं हो रही है। तो अभी इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पशुपालक हैं वो भी इस अपने पशुओं के संपर्क में सतत रहते हैं, तो क्या हमारे जो पशुपालक भाई हैं उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है? वो भी तो प्रभावित हो सकते हैं ना? जी, अभी तक ये मनुष्यों में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है, जी। क्योंकि यह बीमारी नई नहीं है। विश्व में यह 100 साल जी। पुरानी बीमारी है और मनुष्य में इसका कोई भी संक्रमण अभी तक प्रतिवेदित नहीं जी, किया जी। है, इसलिए यह बीमारी मनुष्यों को संक्रमित नहीं करती है। इसलिए उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति ये जरूरी नहीं है कि उनको होगा। बाकी वो जब प्रभावित पशुओं को देखभाल करते हैं और उसी देखभाल के दरमियान अगर वो स्वस्थ पशुओं को भी देखभाल करेंगे तो प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि प्रभावित बाड़ा में प्रभावित पशुओं की देखरेख एक पशुपालक अलग करें और स्वस्थ पशुओं की देखरेख दूसरे पशुपालक करें, तो ये प्रसार कम होगा। बिल्कुल, मतलब अलग अलग रखें उनको और पशुपालक जो है उनकी अलग अलग तरीके से देखभाल भी करें। भ्रांतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि प्रभावित होता है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे पशुपालक लेते हैं, तो ऐसे समय में उनका क्या उपयोग नहीं करना चाहिए उन पशुओं का, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। इस रोग में आर्थिक क्षतियां काफी ज्यादा होती है, जी, जैसे कि दुग्ध उत्पादन का कम हो जाना, थनैला रोग भी हो जाता है द्वितीयक जीवाणु संक्रमण के कारण, शरीर भार में कमी हो जाती है, इसी तरह चर्म का विकार हो जाता है, खाल की क्षति हो जाती है और चिकित्सा में काफी खर्च आता है। ये तो प्रत्यक्ष क्षति आकलन की गई है। अप्रत्यक्ष क्षति राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे इस बीमारी को होने से जो जागरूकता अभियान में जो खर्च आता है वो खर्च, इस बीमारी को होने से चिकित्सा में जो खर्च आएगा वो खर्च, इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी खर्च आते हैं वो सब अप्रत्यक्ष क्षतियों में गिनती आती है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान लगातार पशुओं के स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, तो टीकाकरण हमारे कई जो पशुपालक भाई हैं वो अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, एक बार लग गया, दोबारा नहीं लगवाना है, तो ये टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, किसी भी रोग को होने के बाद तो उसकी चिकित्सा की जाती है, रोग ना हो इसके लिए टीकाकरण किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं में रोग ना हो, आपके जो पशुओं से उत्पादन है वो बरकरार रहे, इसके लिए आपको टीकाकरण कराना ही चाहिए। टीकाकरण नहीं कराने से जो रोग हो जाती है उसके बाद जो आपकी आर्थिक क्षति होती है और जो परेशानी होती है उससे बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। टीकाकरण प्रिवेंशन है, बचाव है, रोकथाम के लिए भी टीकाकरण, बचाव के लिए भी टीकाकरण। इसलिए मैं पशुपालकों को सलाह दूंगा कि किसी भी रोग, लंपी स्किन डिजीज रोग हो या और अन्य रोग हो, टीकाकरण की सलाह जिस रोग के लिए की जाती है उसका समय पर टीकाकरण कराएं और अपने पशुओं को रोगों से बचाएं और आर्थिक क्षति से खुद भी बचें और अपने पड़ोसियों को भी बचाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह हमारे किसान भाइयों को बताया कि लंपी स्किन रोग जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है गौ पालकों के लिए खास तौर पे, तो अपने पशुओं को अगर हमें बचाना है तो बहुत अच्छी तरीके से हमको अपना पशुओं का ध्यान रखना होगा और टीकाकरण करवाना पड़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसका फ़ायदा हमारे किसान भाई ज़रूर उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। किसानों को मिलेगा 1.5% सालाना ब्याज दर पर अनुदान, देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। कृषि मंत्री ने किया मूंग उड़द फसल उपार्जन केंद्रों का शुभारंभ, किसानों को मौसम विभाग की सलाह और अंत में मंडी के भाव। और अब खबरें विस्तार से। किसानों को मिलेगा 1.5% सालाना ब्याज दर पर अनुदान। किसानों को सस्ती दर पर बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करवाना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी ताकि उन्हें किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सशक्त बनाया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंक को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं, भारत सरकार ने ब्याज अनुदान योजना ISS शुरू की, जिसका नाम बदलकर अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना MISS कर दिया गया है, ताकि कम ब्याज दरों पर किसानों को लघु अवधि के ऋण प्रदान किए जा सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को बहाल कर 1.5% करने की मंजूरी दे दी है।
इस प्रकार 1.5% का ब्याज अनुदान उधार देने वाले संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से सीधे तौर पर जुड़कर कंप्यूटरीकृत पीएससीएस को किसानों को वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए प्रदान किया गया है। किसानों को लघु अवधि के कृषि ऋण में ब्याज दर कम करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में लगे किसानों के लिए 7% की सालाना दर से 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध है। शीघ्र और समय पर ऋण की अदायगी के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% अनुदान, शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन PRI भी दिया जाता है। अतः यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है, उसे 4% सालाना की दर से ऋण मिलता है। किसानों को यह सुविधा देने के लिए भारत सरकार इस योजना की पेशकश करते हुए वित्तीय संस्थानों को ब्याज अनुदान IS प्रदान करती है। यह सहायता केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है। यह बजट व्यय और लाभान्वितों को शामिल करने के अनुसार DA और FW की दूसरी सबसे बड़ी योजना भी है। देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2021-22 के संबंध में प्रमुख फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। देश में रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो 2022-21 के दौरान पैदा होने वाले खाद्यान्न की तुलना में 4.98 मिलियन टन अधिक है। चावल, मक्का, चना, दलहन, सफेद सरसों, रेपसीड व काली सरसों, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों और किसानों तथा वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का नतीजा है। चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है। खाद्यान्न 315.72 मिलियन टन, चावल 130.29 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, गेहूं 106.84 मिलियन टन, पौष्टिक अनाज मोटे अनाज 50.90 मिलियन टन, मक्का 33.62 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, दलहन 27.69 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, अरहर 4.34 मिलियन टन, चना 13.75 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, तिलहन 37.70 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, मूंगफली 10.11 मिलियन टन, सोयाबीन 12.99 मिलियन टन, सफेद और काली सरसों 11.75 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, गन्ना 431.81 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन, कपास 31.20 मिलियन टन गांठे, प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम, जूट और मेस्ता 10.32 मिलियन टन गांठे, प्रत्येक गांठ का वजन 180 किलोग्राम। विभिन्न फसलों के उत्पादन के मूल्यांकन का आधार राज्यों द्वारा प्राप्त आंकड़े हैं। कृषि मंत्री ने किया मूंग उड़द फसल उपार्जन केंद्रों का शुभारंभ। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंगलवार 16 अगस्त को हरदा जिले के खिरकिया के ग्राम मुहाल, धनवाड़ा और चौकड़ी में मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से कहा कि प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत संकल्पित है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन की लागत को कम करने तथा कृषि उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिससे कम लागत पर अधिक कृषि उत्पादन हो सके और किसानों की आय बढ़े तथा खेती लाभ का धंधा बन सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों को तवा नहर से सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है। परिणाम स्वरूप खेतों में मूंग का बम्पर उत्पादन हुआ, जिससे किसानों के घरों में खुशहाली आई। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सोयाबीन, मूंग, उड़द में सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला पीला मोज़ेक रोग नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकालकर गाड़ देने की सलाह दी है। सफेद मक्खियों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने को कहा है। और अंत में मंडी के भाव।
इंदौर कृषि उपज मंडी में इस सप्ताह दिनांक 18 अगस्त 2022 को विभिन्न अनाजों के भाव प्रति क्विंटल न्यूनतम व अधिकतम इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। सोयाबीन न्यूनतम रुपए 2,500, अधिकतम रुपए 6,200। गेहूं न्यूनतम रुपए 1,700, अधिकतम रुपए 2,572। मक्का न्यूनतम रुपए 1,999, अधिकतम रुपए 2,324। डॉलर चना न्यूनतम रुपए 3,000, अधिकतम रुपए 11,005। देसी चना न्यूनतम रुपए 3,500, अधिकतम रुपए 4,750। मूंग न्यूनतम रुपए 2,705, अधिकतम रुपए 6,305। तुअर न्यूनतम रुपए 4,000, अधिकतम रुपए 6,500 और अंत में तिल न्यूनतम व अधिकतम रुपए 9,595 दर्ज किया गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हमने बात की लंपी स्किन रोग की, जो पशुओं को काफ़ी प्रभावित करता है, और इसके बारे में हमें डॉक्टर शशि भूषण सुधाकर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, हम बिल्कुल आशा करते हैं। और अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।